हेलो फ्रेंड, स्वागत है सिद्धार्थ स्टडी पॉइंट में। जैसा कि मैं बात करना चाहता हूं कि मैं जो डील कर रहा था आरसीसी को चैप्टर वाइज रिवीजन, जिसकी लास्ट लेक्चर आ चुकी है, जो कि चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9 को कवर कर रहा है। जिसमें हम देखने वाले हैं फूटिंग क्या होता है, रिटेनिंग वॉल क्या है, वाटर टैंक क्या है, प्री स्ट्रेस कंक्रीट क्या है। तीनों में क्वेश्चन कम पूछे गए हैं, तो तीनों को मिलाकर एक लेक्चर कर दिया गया है ताकि आप लोग का टाइम भी बच पाए और सही समय पर रिवीजन भी हो सके। लेकिन एक लेक्चर में कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है 2004 से लेके 2024 तक के सारे क्वेश्चन को खतरनाक तरीके से डील करने वाले हैं। अभी तक जितने भी लेक्चर हुए हैं उसमें एक प्रॉब्लम आ रहा था कि स्क्रीन को लेकर, कि स्क्रीन में सर वो छोटा दिख रहा है, बड़ा दिख रहा है। तो आज उसको हम सोल्यूशन करने के लिए एक काम किए हैं कि फेस कैमरा अपना हटा दिए हैं। अभी सिंगल आपको सिर्फ वीडियो रिकॉर्डिंग जा रही है। तो आप लोग बताइएगा ये वाली कैसी है। अगर इसके बाद भी नहीं सही होता तो फिर कुछ और इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा। फिलहाल तो अब इस पर हम ट्राई करने वाले हैं कि क्या हमारा वीडियो सही जा पा रहा है कि नहीं जा पा रहा है। तो चलिए, हम इसी तरह हमारे चैनल पर सारे चैप्टर के लेक्चर पड़े हुए हैं। जैसे कि देख सकते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ एलएसएम और एलएसएम डब्ल्यूएसएम भी पढ़ा हुआ है। लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स इन शेयर भी पढ़ा हुआ है। बॉन्ड एनकरेज पढ़ा हुआ है। डिज़ाइन ऑफ बीम पढ़ा हुआ है। डिज़ाइन ऑफ स्लैब पढ़ा हुआ है। डिज़ाइन और एक कॉलम पढ़ा हुआ है। और 7वां चैप्टर आज जो डील करने वाले हैं, इस चैप्टर को डील कर रहे हैं। ठीक है ना। तो आइए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है। यहाँ पे देखिए फुटिंग स्टार्ट कर रहे हैं। फुटिंग में पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, द आइसोलेटेड सेक्शन फॉर टू वे शेयर इन एन आइसोलेटेड स्प्रेडेड फुटिंग एट द फेस। तो जो आइसोलेटेड फ्रेड स्प्रेड होता है फुटिंग का, वो डिस्टेंस होता है d/2 फ्रॉम द कॉलम फेस। जैसे मान लीजिए एक कोई हमारा कॉलम है, इस फेस से d/2 डिस्टेंस पे क्या होता है, वो मेरे को आइसोलेटेड स्प्रेड प्रोवाइड करते हैं। ठीक है ना। एक और क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है। हाँ, अकॉर्डिंग टू IS 456/1978 द थिकनेस ऑफ रेनफोर्समेंट कंक्रीट फुटिंग ऑन ए पाइल एट द एज ऑफ केस। जैसे पाइल की बात करेगा और पाइल एज की बात करेगा, तो आप उसको समझ के रखिएगा 30 सेंटीमीटर या 300 mm। अगर यही सॉइल एज की बात करेगा तो वो हो जाएगा 15 सेंटीमीटर और या 150 mm। ठीक है। तो इसमें देखिए 30 कहीं दिया ही नहीं है, तो मतलब इसमें क्या है, कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। ठीक है। अगर इसका राइट आंसर देखेंगे पाइल एज के लिए तो 30 सेंटीमीटर होगा। अगर यही सॉइल एज पूछेगा तो भैया हम यहाँ पे लगा देंगे कितना, 15 सेंटीमीटर। ठीक है। और जिसको भाई देखना है वो यहाँ पे पढ़ सकता है, पूरा यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। कि जैसे देखिए यहाँ पे केप्ड पाइल के लिए बात करेगा 30 सेंटीमीटर और सॉइल के लिए बात करेगा तो 15 सेंटीमीटर। और इसी चीज़ को और भी डिस्क्राइब कर दिया है। देखिए यहाँ पे फुटिंग बनाकर, तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखेंगे। सिंपल सा ट्रिक है भाई। आपको जहाँ पाइल दिखे वहाँ पे 30 सेंटीमीटर मारना है, और जहाँ पे सॉइल एज दिखे वहाँ पे 15 सेंटीमीटर या 150 mm या इसको 300 mm। ठीक है। इतना चीज़ ध्यान रखेंगे, खतरनाक तरीके से आगे बढ़ेंगे अब हम लोग। एक और क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, critical section for a calculating bending moment for a spread concrete floating of the effective depth d is given plainly। जो बोल रहा है कि हमको स्प्रेड फुटिंग कर रहे तो इफेक्टिव डेप्थ हम कहाँ प्रोवाइड करते हैं, तो भाई कॉलम फेस पे ही करते हैं। मान लीजिए कॉलम में रहे और इसी फेस पे ही हम प्रोवाइड करेंगे। ठीक है। और एक चीज़ जान लीजिए कि कॉलम जो होता है वर्टिकल मेंबर होता है और एक्सियल कंप्रेशन लोड को रजिस्ट करता है, जो हमारा स्लैब से लेके फुटिंग तक इसको डिस्ट्रीब्यूट करने का काम आता है। ठीक है। पहले स्लैब से किस में, कॉलम में ट्रांसफ़र होता है, ट्रांसफ़र से फुटिंग में, और फुटिंग से सीधा ज़मीन में चला जाता है। ठीक है ना। एक और क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन देखिए हम बताए हैं तो ये आगे कि नहीं। जैसे सॉइल एज के लिए बात करेगा भाई, तो सॉइल एज के लिए 50 सेंटीमीटर या 150 mm होगा। ठीक है। अगर यही पाइल एज के लिए बात करेगा तो इसको 30 सेंटीमीटर या 300 mm। ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे आप लोग। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन देखिए, फॉर टू वे एक्शन पंचिंग शेयर द कैलकुलेट शेयर स्ट्रेस टाउ वी शुड सेटिस्फाइड द फॉलोइंग रिलेशन टाउ वी
लेस देन इक्वल टू के एस टाउ सी वेयर सी इज अकॉर्डिंग टू वर्किंग स्ट्रेस मेथड इज एक्सपो। तो भाई इसकी वैल्यू होती है 0.16 अंडर रूट एफ सी के। एफ सी के क्या है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट है, ठीक है। जैसे यहाँ पे इसको आप देख सकते हैं, पूरा यहाँ पर डिस्क्रिप्शन भी दिया हुआ है। एक और क्वेश्चन देखिए, व्हेन व्हेन आर when RCC floating is a not extend in the plot of the neighboring house, the type of footing परफॉर्म, जो ये होता है हमारा स्ट्रैप फुटिंग होता है, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन देखिए, द वेट ऑफ फाउंडेशन इज एज्यूम बाई, जो वेट होता है फाउंडेशन का हम उसको कितना एज्यूम करते हैं, 10% ऑफ द वाल का, ठीक है। जो वेट ऑफ फाउंडेशन होता है उसको एज्यूम करते हैं 10% ऑफ द वाल, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। आगे आइए, एक और क्वेश्चन देखिए, इफ द विड्थ ऑफ द फाउंडेशन फॉर ए टू इक्वल कॉलम इज रजिस्टर द शेप ऑफ फुटिंग इज जनरली एडॉप्ट। भाई इक्वल शेप है कॉलम का तो उसको हम रेक्टेंगुलर एडॉप्ट करते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, द बॉटम बार अंडर द कॉलम are extended into the interior of the footing slab to a distance greater than, जो स्लैब ग्रेटर देन होता है भैया वो कितना होता है, 42 डायमीटर फ्रॉम द आउटर एज ऑफ द कॉलम, ठीक है। कॉलम का जो आउटर एज है भाई, कॉलम का जो आउटर एज है इससे कितना होता है, 42D होता है, ठीक है ना। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे आप लोग। एक और क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट जो है ट्रू है। तो भाई जो एक होता है, एक चीज़ समझिए यहाँ पे, जो सेल्फ वेट ऑफ द फुटिंग जो होता है, इट नॉट कंसीडर टू कैलकुलेटिंग द अपवर्ड प्रेशर ऑन द फुटिंग, जो उसमें सेल्फ वेट होता है उसको हम अपवर्ड प्रेशर के लिए कभी भी कैलकुलेटिंग में यूज नहीं करते हैं। एक और क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, if the length of a combined footing for a two column L meter apart is L and the projection on the left side of the exterior column is X, then the projection Y on the right side of the exterior column in order to have a uniformly distributed load is where X is the distance of the center of gravity of column। तो ये होता है भाई Y बराबर L/2 माइनस एल प्लस एक्स, ठीक है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसको याद रखेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। एक और क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, इफ पी kg per meter square is the upward pressure on the slab of the plain concrete footing whose projection on either slab of the wall is can the depth of foundation D। तो भाई जो डेप्थ ऑफ फाउंडेशन होता है ये हमारा होता है 0.00775 अंडर रूट पी, ठीक है। इस चीज़ को याद रखेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। यहाँ पे देखिए उसका पूरा कैलकुलेशन भी दिया है, आप लोग कैलकुलेशन भी देख सकते हैं। एक और क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, टॉप बार ऑफ एक्सटेंडेड टू द प्रोजेक्टिंग पार्ट ऑफ द कंबाइंड फुटिंग ऑफ टू कॉलम एल डिस्टेंस ए पार्ट ऑफ डिस्टेंस ऑफ। तो जो डिस्टेंस होता है भाई 0.1 एल फ्रॉम द आउटर एज ऑफ द कॉलम, ठीक है। ये जो आउटर एज होता है इससे 0.1 होता है, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, ए पाइल ऑफ लेंथ एल कैरिंग ए यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड डब्ल्यू पर न्यूटन per meter length is suspended at 2 point, the maximum bending moment at the center pile at point of suspension। तो ये होगा भाई डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 47। इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा, कैलकुलेशन कर लेंगे आप लोग। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, पाइल की बात कर रहा है, तो पाइल के लिए आपको हम पहले ही बताए हैं कि 30 सेंटीमीटर होगा पाइल एज के लिए, और सॉइल एज के लिए बात करेगा तो मैं आपको बता चुका हूँ कि 15 सेंटीमीटर होगा या 150 mm होगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, इफ P इज द नेट अपवर्ड प्रेशर ऑन ए स्क्वायर फुटिंग ऑफ साइड P फॉर ए स्क्वायर कॉलम ऑफ साइड ए, द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इज गिवन बाई। जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होता है कितना होता है, वो BM बराबर होता है भाई साहब PB
बी माइनस ए का होल स्क्वायर बाई 8। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, स्टैंडर्ड फार्मूला है। अकॉर्डिंग टू IS 4561978 द थिकनेस ऑफ रेनफोर्समेंट कंक्रीट पुटिंग ऑन ए पाइल एट द, भाई जो पाइल की बात करेगा तो आपको पता है कि वो कितना हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। और जो सॉइल की बात करेगा तो वो हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। और इसमें कोई भी ऑप्शन दिया नहीं है, ठीक है ना, मतलब ये ऑप्शन क्वेश्चन क्या था, गलत पूछा गया था। एक और क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, इफ Q is the punching shear resistance per unit area, A is the side of square footing carrying a column of side B carrying a depth D of the footing from the punching shear consideration। तो इसको हम क्या बोलते हैं भैया, D बराबर WA² माइनस B² 4ABA। ठीक है, इसको यहाँ पे याद रखेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, in a combined footing if the shear stress exceed 5 kg per semi square the nominal stirrup provider। जो नॉमिनल स्टीरअप होता है उसको हम 12 लेग्ड में प्रोवाइड करते हैं। ठीक है ना, एक और क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, भाई नॉमिनल कवर की बात कर रहा है फुटिंग के लिए। तो आपको एक चीज़ हमने पहले बताया था, जो स्लैब होगा तो उसके लिए 20 होता है, जो बीम होता है उसके लिए 25 होता है, कॉलम के लिए 40 होता है और फुटिंग के लिए 50 होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी है, आप इसमें देख लीजिए। एक और क्वेश्चन देखिए, इफ रेनफोर्समेंट कंक्रीट फुटिंग द मिनिमम वैल्यू ऑफ द नॉमिनल कवर ऑफ द रेनफोर्सिंग बार टू मीट द ड्यूरेबिलिटी इज। तो फुटिंग की जो बात कर रहा था भाई, फुटिंग में हमारे पास जो नॉमिनल कवर होता है वो 15 mm होता है। ठीक है, या इसी को हमको कभी कभी 5 सेंटीमीटर भी लिख के पूछता है। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, ए स्क्वायर फुटिंग ऑफ फॉर ए कॉलम कैरीज ए टोटल लोड इंक्लूडिंग द सेल्फ वेट। मतलब क्या कर रहा है, सेल्फ वेट कोई भी इसमें कंसीडर कर रहा है ऑफ इतना, मतलब 1760 किलो न्यूटन। द सेफ बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल इज 200 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यूजिंग M20 ग्रेड कंक्रीट एंड Fe415 द एरिया ऑफ फुटिंग। तो एरिया ऑफ फुटिंग की बात कर रहा है भाई, तो टोटल लोड कितना हमारे पास आ रहा है, 1760 आ रहा है। इसमें क्या है, सेल्फ वेट लोडेड है। और एक चीज़ और हमको क्या कह रहा है, जो सेफ बियरिंग है दिया है वो हमको 200 दिया हुआ है। तो इससे अगर हम काट लें तो कितना हो जाएगा 10, और ये हो जाएगा मेरा 8 दूना 16 88, और 88 को अगर हम 10 से काटें तो 8.8, मतलब ये नियर अबाउट कितना है 9 मीटर स्क्वायर की, जो कि ऑप्शन नंबर ए में हमको दिया हुआ है। एक और क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, द टाइप ऑफ फुटिंग बीच इज लोड स्ट्रक्चर शेयर कॉमन रेक्टेंगुलर और ट्रेपेजॉइडल फुटिंग। भाई कॉमन जो रेक्टेंगुलर फॉर्म में होगा या ट्रेपेजॉइडल फॉर्म में होगा तो उसको हम बोलते हैं कंबाइंड फुटिंग। ठीक है ना, एक और क्वेश्चन देखिए, एज पर IS 456/2000 फॉर लिमिट स्टेट मेथड ऑफ डिजाइन द परमिसिबल बियरिंग स्ट्रेस शैल बी टेकन। जो परमिसिबल बियरिंग स्ट्रेस होता है उसको हम लेते हैं 0.45 FCK। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। एक और क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, एन आइसोलेटेड फुटिंग ऑफ RCC इज सपोर्टिंग ए पेडेस्टॉल द क्रिटिकल सेक्शन फॉर द बेंडिंग मोमेंट शुड बी चूजन है। जो भाई हम बेंडिंग मोमेंट लेते हैं पेडेस्टॉल सपोर्टिंग के लिए, उसको लेते हैं एट द फेस ऑफ कॉलम, मतलब हम कॉलम का जो फेस है वहीं पे ही उसको ले लेते हैं। ठीक है ना, एक और क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू IS 456/2000 फॉर द RCC फुटिंग द थिकनेस ऑफ फुटिंग एट द एंड एज शैल नॉट बी लेस देन द फुटिंग ऑन सॉइल। सॉइल की बात करेगा तो भाई ये हो जाएगा 15 सेंटीमीटर या 150 mm। ठीक है, अगर यही पाइल एज की बात करेगा तो वहाँ पे हम लगाएंगे 30 सेंटीमीटर या 300 mm। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे आप लोग।
एक और क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, फिर भाई वही सॉइल के लिए पूछा है तो 150 हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, सॉइल के लिए फिर पूछा हुआ, तो सॉइल के लिए भाई आपको पता है 150 हो जाएगा। यही क्वेश्चन बार बार पूछता है। इस तरह से हम फुटिंग के क्वेश्चन में 34 क्वेश्चन आज तक पूछे गए थे, 2004 से लेके भैया 2024 तक। सबको हमने बहुत ही कम समय में डिस्कस करने का काम कर दिया है, 15 मिनट के अंदर। ठीक है, अब हम जो चैप्टर शुरू करने वाले हैं वो चैप्टर नंबर 8 है आरसीसी का, जो कि हमारे पास क्या है, आइए यहाँ पे देखते हैं। जो कि हमारे पास क्या है, रिटेनिंग वॉल है, रिटेनिंग वॉल है, स्टेयर केस है, वाटर टैंक है एंड लिंटल है। ठीक है, इन चीज़ों को मैं डील करते हुए आगे बढ़ूंगा, जो कि चैप्टर नंबर 8 में दिया हुआ है। ठीक है, चैप्टर नंबर 8, उसके बाद हम लास्ट चैप्टर देखेंगे आरसीसी का, जो है प्री स्ट्रेस का। ठीक है, तो पेशेंस बना के सुनिए कि ये 1 घंटे के अंदर आपको हम तीनों चैप्टर एक ही साथ करा रहे हैं, क्योंकि इसमें क्वेश्चन की संख्या कम थी, तो अलग अलग लेक्चर लाने का मतलब 3 दिन बर्बाद होता। टाइम को भी बचाना है, तो इसलिए हमारे पास अक्टूबर में पेपर होने वाला है एसएससी जेई का, तो टाइम कम है, इसलिए हम जल्दी जल्दी चल रहे हैं। ठीक है ना भाई, इसी चैनल पे हमारा वन शॉट पड़ा हुआ है एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग वैल्यूएशन का, जिसमें 396 क्वेश्चन को एक ही सिंगल वीडियो में विथ न्यूमेरिकल कवर किया गया है। उसको आप वॉच आउट कर सकते हैं। भाई कोई हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहता है तो हमको क्यूआर करके सपोर्ट कर सकता है। कोई हमारे हैंड रिटन नोट्स लेना चाहता है तो सिंगल सब्जेक्ट का 21 रुपीज़ और ऑल सब्जेक्ट का 149 का है, जो हमको हमारे गिवन व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज करके ले सकता है, जो कि नीचे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, 6307481156 मेरे मोबाइल नंबर पे करके ले सकता है। ठीक है, सारे सब्जेक्ट का शॉर्ट नोट्स अवेलेबल है, जिसका भी चाहिए आप ले सकते हैं। तो अब आइए हम पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पूछ रहा है, इन ए कैंटिलीवर रिटेनिंग द स्टीम डिजाइन शेयर फोर्स। जब स्टीम डिजाइन शेयर फोर्स की बात कर रहा है तो वो मेरा होता है हाफ के ए सिगामा एच स्क्वायर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ठीक है, इस क्वेश्चन को रट लीजिए, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, इन आरसीसी स्टेयर के सपोर्ट द बोथ एंड ऑफ द गोइंग द 4 मीटर एंड टोटल राइज 3 मीटर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है। भैया ये बोल रहा है कि हमारे 4 मीटर बेस है और 3 मीटर का राइज है। ठीक है, तो 4 हो गया, 3 हो गया, और इस वैल्यू को मैं निकालूंगा तो 5 हो जाएगा। विथ पाइथागोरस थ्योरम में पाइथागोरस से निकल जाएगा ना, 888 बनेगा 3 4 5 का। अब भाई जिसको 888 पता होगा ये समझ में आ गया होगा 5 कहाँ से आ रहा है। अब इसमें क्या कर रहा है, इस पर यूडीएल लगा हुआ है। अब ये पूछ रहा है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जो होता है वो सिंपली सपोर्टेड केस में WL²/8 होता है। अब भाई डब्लू हमको कितना दिया हुआ है, डब्लू कितना दिया है यार, डब्लू हमको 10 दिया हुआ है। ठीक है, तो बेंडिंग मोमेंट हम निकालेंगे WL²/8 से, जो कि डब्लू हमको 10 दिया हुआ है। एल मेरे पास 5 आ गया, नीचे मेरे पास 8 हो गया, ए हो गया 4, ए हो गया 5, और ए हो गया मेरे पास 25 और ए हो जाएगा मतलब 20 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। सीधा पहले क्या करेंगे, हम पहले यूडीएल जिस पे लग रहा है उसका लेंथ निकालेंगे, जो कि हम पाइथागोरस से निकालेंगे। ठीक है, ये 4 था, ये 3 था, तो ये 5 हो जाएगा यूडीएल से। इस पे यूडीएल लग रहा है। अब मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट के लिए फॉर्मूला हमको पता है, WL²/8 होता है। सारा वैल्यू को पुट करेंगे, कहानी में रख के ले आ देंगे आंसर। ठीक है ना, एक और क्वेश्चन देखिए भाई, अभी क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया। कैंटिलीवर के लिए स्टीम डिजाइन मोमेंट की बात करें तो हाफ के ए सिग्मा H²। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे आप लोग। यहाँ पे देखिए फ्रेश फार्मूला भी दिया हुआ है। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखिए, द ब्रिक चिमनी इज स्टेबल इज रिजल्टेंट थ्रस्ट लाइज विद इन द मिडिल। तो ये बोल रहा है मिडिल थर्ड। ठीक है ना, जो मिडिल थर्ड होता है उसमें क्या करता है, लाई करता है, मतलब उससे गुजरता है। द मिनिमम हेड रूम ओवर ए स्टेयर मस्ट बी। जो मिनिमम हेड होता है वो कितना होना चाहिए, 200 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है ना, एक और क्वेश्चन देखिए,
द लिंटर आर प्रिपेयर टू आर्च बिकॉज, जो लिंटर होता है आर्च में क्यों प्रोवाइड करते हैं, तो भाई इसके लिए हम करते हैं आर्च रिक्वायर्ड मोर हेडरूम टू स्पॉन द ओपनिंग लाइक डोर विंडो ईटीसी। ठीक है, जब लिंटर लगाए तो उसके ऊपर हम जो भी कोई विंडो या डोर देना चाहते हैं तो उसके लिए हमको यूज़ में लेना पड़ता है। आर्च रिक्वायर स्ट्रॉन्ग एवेटमेंट टू विथ स्टैंड आर्च थ्रस्ट। ठीक है, कोई थ्रस्ट वगैरह आ रहा है, फोर्स वगैरह, तो उसको रजिस्ट करने के लिए स्ट्रॉन्गर बनाता है। आर्च डिफिकल्ट इन कंस्ट्रक्शन, जो आर्च होता है वो कंस्ट्रक्शन में क्या होता है, डिस्कस होता है, टाइम टेकिंग होता है, स्किल्ड लेबर की ज़रूरत पड़ती है, स्किल मेसन की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि एक क्या है, एक पैराबोलिक शेप है। पैराबोलिक शेप को ही मैं आर्च बोलता हूँ, और पैराबोलिक शेप है तो उसको डिज़ाइन करने के लिए टाइम बहुत ज़्यादा लगता है और दिमाग भी ज़्यादा लगता है। एक और क्वेश्चन देखिए, ए कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल शुड नॉट बी यूज फॉर हाइट मोर देन, जो कैंटिलीवर है तो उसके लिए कितने से ज़्यादा हम यूज नहीं करेंगे हाइट की, तो वो होगी 8 मीटर। यहाँ पे देखिए ग्रेविटी रिटेनिंग वॉल के लिए 3 मीटर रहेगा, कैंटिलीवर के 8 मीटर रहेगा, और कम्फर्ट रिटेनिंग वॉल के लिए 7 मीटर रहेगा। ठीक है ना। एक और क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, द बेस विड्थ ऑफ रिटेनिंग वॉल हाइट, जो हाइट होता है उसमें कितना लिया जाता है, तो जो बेस होता है वो 0.6 टाइम ऑफ हाइट लिया जाता है फुटिंग का। ठीक है, जो रिटेनिंग वॉल है उसका हाइट जो हम ले रहे हैं बेस का 0.6 टाइम ऑफ हाइट ले रहे हैं। ठीक है। काउंटर फोर्ट टाइप रिटेनिंग वॉल क्या होता है भैया, इसमें देखिए तो ये होता है द वर्टिकल स्लैब इज डिजाइन एज ए कंटिन्यूस स्लैब, इसको कंटिन्यूस स्लैब की तरह डिजाइन करते हैं। द हिल स्लैब इज डिजाइन एज ए कंटिन्यूस, जो हिल स्लैब होता है उसको भी कंटिन्यूस स्लैब की तरह डिजाइन करते हैं। ठीक है। If the story height is equal to length of RCC wall, the percentage increase in strength is, जो परसेंटेज इंक्रीज होता है उसको कितना बोलते हैं, 10% हम इंक्रीज करते हैं। अब कोई फुटिंग है उसका हम कितना परसेंट एज्यूम करते हैं वॉल का, तो 10% एज्यूम करते हैं। ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिए, इन कंस्ट्रक्शन वाई आर द लिंटर प्रिपेयर द टू आर्च, तो आर्च रिक्वायर्ड मोर हेड रूम टू स्पॉन एंड ओपनिंग लाइक डोर विंडो, ये भी क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। आर्च रिक्वायर स्ट्रॉन्ग एमेंडमेंट टू विथ स्टैंड आर्च थ्रोस्ट। ठीक है, इसमें जो फोर्स लग रहा है उसके लिए। भाई एक और क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, कैंटिलीवर रिटेनिंग ऑल कैन बी सेव्ड यूज बार द हाइट नॉट मोर देन, तो ये कितना होता है, कैंटिलीवर के लिए 8 होता है। ठीक है, रिटेनिंग मार्क ग्रेविटी है तो उसके लिए 3 होगा, और कॉन्क्रीट है तो उसके लिए 7 मीटर होगा। ठीक है। और फिर वही पूछ लिया भाई जो बेस होता है कितना लेते हैं, तो बेस लेते हैं 0.6 टाइम ऑफ एच। ठीक है, रिटेनिंग वॉल का बेस जो कि यहाँ पे देखिए देखा लिखा गया है। इस इतना बड़े क्वेश्चन का मतलब यही है कि जो B/6 है उसका यही आंसर हो जाएगा, एच बराबर। ठीक है ना। एक और क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, फॉर ए कंस्ट्रक्शन ऑफ सीमेंट कंक्रीट डैम द मैक्सिमम परमिसिबल साइज, जब कोई हम डैम बना रहे हैं तो उसमें जो मैक्सिमम परमिसिबल साइज एग्रीगेट की होती है उसको हम 40 mm लेते हैं। ठीक है ना, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखेंगे। एक और क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, इफ W इज द वेट ऑफ द रिटेनिंग वॉल, P इज द हॉरिजेंटल अर्थ प्रेशर, द फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट स्लाइडिंग, तो इसको क्या बोलते हैं, 1.5 मीटर। ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, द डिजाइन ऑफ रिटेनिंग वॉल एज्यूम दैट द रिटेन ऑल द, तो इसमें क्या होता है, ड्राई भी होता है, फ्री फ्रॉम द मॉइस्चर होता है, नॉट कोहेसिव होता है, ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। ठीक है ना। एक और क्वेश्चन देखिए, द लोड ऑन ए लिंटन इज एज्यूम एज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इफ द हाइट ऑफ द मेसोनरी एबव इट इज अप टू हाइट ऑफ, कितना हो जाएगा भाई, 1.25 टाइम्स ऑफ इफेक्टिव स्पॉन। ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, द टोटल लोड ऑफ लिंटन शो इन द फिगर बिलो विल बी टेकन द वेट ऑफ ब्रिक वर्क कंस्ट्रक्शन, जो वेट ऑफ ब्रिक होता है वर्क कंस्ट्रक्शन में कितना लेते हैं, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ द साइड यल एंड लोड बिटवीन द लिंटन एंड स्लैब, इसको लेते हैं। ठीक है ना। एक और क्वेश्चन देखिए, इन
RCC staircase design in the trade slab the structurally independent unit the and designed simple by इसको करते हैं हम इसको वन वे स्लैब की तरह करते हैं। वन वे स्लैब का क्या मतलब होता है जो एल वाई बाई एल एक्स है वो ग्रेटर देन 2 होना चाहिए, ठीक है ना। लॉन्गर स्पॉन टू शॉर्टर स्पॉन का जो रेशियो होता है ग्रेटर देन 2 है तो उसको वन वे स्लैब बोलेंगे। अगर लॉन्गर स्पॉन टू स्मॉलर स्पॉन का वैल्यू है जो इक्वल टू और लेस देन 2 है तो उसको शॉर्ट बोलेंगे, ठीक है, मतलब 2 वे स्लैब बोलेंगे। एक और क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, ए reinforcement concrete retaining structure that provide skeleton support of the earthen material is called। तो भाई इसको हम बोलते हैं, जो अर्दन मटेरियल को हम प्रोवाइड करते हैं तो उसको हम बोलते हैं रिटेनिंग वॉल। लेकिन इस ऑप्शन में कहीं पर दिया नहीं था तो इसलिए ऑप्शन क्या था, गलत था। यहाँ पर रिटेनिंग वॉल का आप डिफिनीशन भी देख सकते हैं जो कि दिया गया है, आप लोग इसमें देख सकते हैं। ए रेनफोर्समेंट कंक्रीट रिटेनिंग स्ट्रक्चर दैट प्रोवाइड स्केलेटन सपोर्टर टू अर्थन मटेरियल इज कॉल्ड रिटेनिंग वॉल। तो सेम स्टेटमेंट को क्वेश्चन के फॉर्म में पूछ लिया है। ऑप्शन तो रिटेनिंग वॉल होना चाहिए था, रिटेनिंग वॉल लेकिन क्या है आंसर में दिया नहीं है। एक और क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड आर नॉट यूज फॉर द एनालिसिस एंड डिजाइन ऑफ वाटर टैंक। जो वाटर टैंक है उसके लिए डिजाइन में हम कौन सा यूज नहीं करते हैं, तो रैंकाइन मेथड का यूज हम नहीं करते हैं, ठीक है, इसको हम कॉलम के लिए करते हैं। एक और क्वेश्चन देखिए, द हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म दैट इज यूज फॉर कनेक्टिंग टू फ्लाइट्स ऑफ स्टेयरकेस इज कॉल्ड लैंडिंग। तो भाई जो दो हमारे तरह के क्या है फ्लाइट्स हैं उसको कनेक्ट करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, लैंडिंग का यूज़ करते हैं। जैसे मान लीजिए आप स्टेयर पे ऐसे चढ़ रहे हैं और ये थोड़ी सी बड़ी हो गई फिर स्टेयर ऐसे उठ गई तो इसी को हम लैंडिंग बोलते हैं। लैंडिंग का यूज़ क्या होता है कि अगर मान लीजिए कोई बूढ़ा आदमी है या कोई जवान आदमी है, इतने स्टेप चढ़ने के बाद थोड़ा सा थकान महसूस करता है तो इस पर जाके थोड़ा सा आराम करके फिर फर्दर आगे बढ़ सकता है, ठीक है, इसलिए लैंडिंग का यूज़ करते हैं। एक और क्वेश्चन देखिए, an underground water tank is to be designed which of the following case is considered most appropriate for the analysis of its wall। तो क्या होता है, द अंडरग्राउंड वाटर टैंक इज इम्पटी, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पर्पस सर्व्ड बाय द लिंटर। जो पर्पज होता है लिंटर का वो क्या होता है, टू सपोर्ट द वॉल एबव द ओपनिंग, ठीक है, जो ओपनिंग होता है उसको क्या करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है। एक और क्वेश्चन देखिए, द मिनिमम क्लियर कवर ड्यूरिंग द डिजाइन वाटर टैंक। जो मिनिमम क्लियर कवर होता है उसको हम लेते हैं, जो मिनिमम क्लियर कवर होता है वाटर टैंक के लिए वो हम लेते हैं 30 mm, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा है मिनिमम क्लियर कवर प्रोवाइड इन वाटर टैंक 30 mm, ठीक है। अभी आपको पीछे हम दिखाए थे एक क्वेश्चन जो फिगर बना था तो वहाँ पे आप देखे होंगे जो एंगल था वो कितना था, 60 डिग्री था। तो 60 डिग्री ऑफ ईच हो जाएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए, ठीक है। इक्विलेटरल का मतलब ये होता है कि सारे कोण और सारे भुजा उसमें क्या होते हैं, बराबर होते हैं। एक और क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेट द हुप टेंशन। हुप टेंशन क्या होता है भैया, तो हुप टेंशन होता है गामा एच डी बाई 2, ठीक है। अब यहाँ पर गामा हमको कितना दिया हुआ, 10 दिया हुआ है, और हमको एच कितना दिया है, 4 मीटर हाइट दिया हुआ है, और डी हमको कितना दिया हुआ है, 12.6 दिया हुआ है। बाई 2 कर लेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, ए हो जाएगा 20, और 20 में इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 252 आ जाएगा, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, सीधा फार्मूला पे बेस है, बस वैल्यू को पुट करना है। एक और क्वेश्चन देखिए, बीच ऑफ द फॉलोइंग रेनफोर्समेंट कंक्रीट स्ट्रक्चर इज कॉमनली यूज टू कीप द अर्थ इज वर्टिकल एंड स्टेबल पोजीशन एट लोकेशन वेयर द ग्राउंड लेवल चेंज आर्बिट्ररी। तो भाई जो वर्टिकल होता है उसको क्या बोलते हैं हम, रिटेनिंग वॉल बोलते हैं, ठीक है। भाई किसी को हमारे शॉर्ट नोट्स चाहिए तो वो ले सकता है, हैंड रिटन है, 21 रुपये का एक सब्जेक्ट का और पूरे सब्जेक्ट का 149 रुपये का, ठीक है। जिसको भी चाहिए हर सब्जेक्ट का अवेलेबल है, अलग सब्जेक्ट का चाहता तो अलग अलग ले सकता है और सिंगल में चाहता है तो 149 में ले सकता है, ठीक है। भाई कोई चैनल को सपोर्ट करना चाहता है तो QR स्कैन करके सपोर्ट भी कर सकता है। अब बात करते हैं भाई प्री स्ट्रेस कंक्रीट की बात। प्री स्ट्रेस कंक्रीट का मतलब थोड़ा सा पहले समझते हैं क्या होता है।
जो प्री स्ट्रेस कंक्रीट होता है ये कभी भी साइड पर नहीं बनाया जाता है। इसको हम बिफोर द कंस्ट्रक्शन साइड करते हैं और फिर हम साइड पे लाके बस प्लेस करते हैं, ठीक है। और ये प्री स्ट्रेस कंक्रीट का एक और चीज़ होता है फ़ायदा कि ये क्या होते हैं, वेट में लाइट होते हैं लेकिन लोड बियरिंग में बहुत ज़्यादा मैक्सिमम होते हैं, क्योंकि इसमें हम टेंशन बार का यूज करते हैं जो कि प्री स्ट्रेस के अकॉर्डिंग पड़ता है, जिसकी जो कैपेसिटी होती है 1750 से लेके 1850 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर लोडिंग बियरिंग कैपेसिटी होती है, ठीक है। तो प्री स्ट्रेस कभी भी हम साइड पर नहीं कंस्ट्रक्ट करेंगे, उसको हम पहले कहीं कंस्ट्रक्ट करेंगे, क्यूरिंग करेंगे, उसको प्रिपेयर करेंगे, पूरा उसको शेप एंड साइज में रखेंगे, फिर हम लाके साइड पे उसको बस प्लेस करेंगे, ठीक है। इतना चीज़ समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, द लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस ड्यू टू श्रिंकेज ऑफ द कंक्रीट इज द प्रोडक्ट ऑफ, जो लॉस ऑफ श्रिंकेज होता है वो किसके प्रोडक्ट के बराबर होता है, तो भाई मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील एंड श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट के दोनों के बराबर होता है, उन दोनों के मल्टीप्लाई के। यहाँ पे आप देख सकते हो दिया भी है, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, इफ द सिंपली सपोर्टेड बीम पर प्री स्ट्रेट कंक्रीट द यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो भाई जो सिंपली सपोर्टेड बीम है इस पे यूडीएल लग रहा है, तो यहाँ पे जो शेप बनेगा वो क्या बनेगा, पैराबोलिक बनेगा, ठीक है, पैराबोलिक बनेगा। तो वही चीज़ें लिख रहा है, ये पैराबोलिक प्रोफाइल विद कन्वेक्सिव डाउनवर्ड, ठीक है ना, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। यहाँ पे फिगर देखिए बनाया गया है, आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिए, इन द कन्वेंशनल प्री स्ट्रेसिंग द डायगोनल टेंशन इज कंक्रीट, तो डायगोनल टेंशन जो होता है कंक्रीट का वो क्या करता है, डिक्रीज करता है, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन देखिए, द टेबल फॉर प्री स्ट्रेस कंक्रीट सिंपली सपोर्टेड बीम सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ओवर द इंटायर स्पॉन शुड बी, तो ये क्या होना चाहिए भाई, वो वेरी करना चाहिए, वेरी फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए क्रॉस सेक्शन एट द एंड टू द मैक्सिमम इसेंट्रिसिटी ऑफ द मिडिल सेक्शन, ठीक है। जो मिडिल सेक्शन है उस पर क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। एक और क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, द पर्पज ऑफ रेनफोर्समेंट इन प्री स्ट्रेस कंक्रीट, जो हम रेनफोर्समेंट करते हैं प्री स्ट्रेस कंक्रीट में उसका पर्पज क्या होता है, तो टू इम्पोर्ट इनिशियल कंप्रेसिव स्ट्रेस इन कंक्रीट, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिए, द कॉम्पेक्शन EPSC इज डन बाई ऑफ द हाई स्ट्रेंथ टेंडन, तो उसको हम क्या बोलते हैं, टेंशनिंग बोलते हैं, जो मैं पहले आपको बता चुका हूँ, जो 1750 से लेकर 1850 न्यूटन पर एम स्क्वायर के बराबर होता है लोड बियरिंग कैपेसिटी। एक और क्वेश्चन देखिए, द प्री स्ट्रेस कंक्रीट द टेंशनिंग सिस्टम में भी क्लासिफाइड, जो प्री स्ट्रेस कंक्रीट होता है वो दो तरीके से क्लासिफाइड होता है, एक तो साइड पे होता है, एक विदाउट साइड होता है, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन देखिए यहाँ पे भाई, यहाँ पे देखिए प्री कस्ट होता है और पोस्ट होता है, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। वही जो दो टाइप होता है, एक तो नाम ही है प्री स्ट्रेस कंक्रीट और दूसरा क्या होता है, पोस्ट होता है। पोस्ट मतलब बाद में, प्री मतलब पहले। अब PSC का स्टैंडर्ड फॉर्म पूछा भाई, तो प्री स्ट्रेस कंक्रीट होता है जो कि ऑप्शन नंबर C में दिया हुआ है। और फिर से वही क्वेश्चन रिपीट किया PSC के लिए, तो क्या प्री स्ट्रेस कंक्रीट होता है। और फिर एक और क्वेश्चन देखिए, बीच ऑफ द बिलो स्ट्रक्चर डज नॉट प्री स्ट्रेस, इसमें जो आर्च होता है ये प्री स्ट्रेस कंक्रीट नहीं होता है, इसको हम एट ए टाइम बनाते हैं साइड पर, ठीक है भाई। ये था चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9, जो कि हमने 30 मिनट में कवर कर दिया, क्योंकि इसमें क्वेश्चन की संख्या क्या थी, काफ़ी कम थी, तो ये पूरी तरीके से थ्योरी पे बेस्ड था, इसमें बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल मामला है नहीं, तो इसलिए हम इसको एक ही बार में निपटाएं। और जो जितने भी कॉन्सेप्चुअल थे, जैसे इंट्रोडक्शन हो गया, शेयर हो गया, बॉन्ड हो गया, स्लैब हो गया, बीम हो गया, कॉलम हो गया, तो उसको हमने डिटेल में चैप्टर वाइज डिस्कस किया हुआ है सिंगल वीडियो में, ठीक है। कोई भाई चैनल को सपोर्ट करना चाहता तो QR स्कैन करके कर सकता है। कोई सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट लेना चाहता है, जो भाई 2004 से लेकर 2024 तक के सारे बेसिक को कवर करता हुआ ऑनलाइनर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया गया है, जो कि 149 रुपये में सारे सब्जेक्ट का अवेलेबल है और 21 रुपये का सिंगल सब्जेक्ट का अवेलेबल है। तो आप उसको हमारे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके ले सकते हैं, जो कि व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, 6307 48 11 56, ठीक है। और
इसी चैनल पर भाई वन शॉट पड़ा हुआ है एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग का, जो कि 396 क्वेश्चन को कवर करता है, ऑल पीवाई की 2004 से लेकर 2024 तक के। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का जुड़ने के लिए। सिद्धार्थ स्टडी पॉइंट को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। ठीक है, ताकि हमको भी मोटिवेशन मिल सके और भी लेक्चर अपलोड करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सिद्धार्थ स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।